ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। निशापुर के बाग शादियाख में बड़ी चहल पहल थी। हर किसी की ज़बान पर सल्जोकियों का तज़किरा था। सल्जोकी वो गज़ तुर्कमान पहाड़ी खाना बदूश जो तहज़ीबो तमदन से नावाकिफ़ थे, आज निशापुर जैसे शहर पर काबिज़ हो चुके थे। हर चेहरे पर दबदबा अस्तराब था और हर आँख में उम्मीद का दिया रोशन था कि देखें नए हुक्मरान शहर वालों के साथ शायद अच्छा सलूक करते हों। अचानक शोर उठा, वो आ गए, वो आ गए। पूरा शहर नए हुक्मरान की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया था। लोग बड़ी हैरत और दिलचस्पी से अपने नए हुक्मरान को देख रहे थे, जिसके साथ ना तो ज़रक बरक लिबास पहने खादमों की फ़ौज थी, ना भारी भरकम और पुरतकलीफ़ साजो सामान साथ था। और फातह सालार का अपना ये हाल था कि कमर से तुर्किश और बाजू से कमान लटक रही थी। बदन पर एक सादा सी कबा थी, सर पर इमामा और पाँव में मोज़े थे। लेकिन सादा लिबास अमीर की शख्सियत में कुछ ऐसी बात थी कि देखने वाला पहली ही नज़र में मरूब हो जाता था। फातह अमीर का काफ़िला बाग़ शादियाख में जाकर ठहरा। दूसरे दिन फातह अमीर ने दरबार आम मुनक़िद किया। निशापुर के शहरियों ने देखा कि इस दरबार में अमीर गरीब आला और अदना सब मिलकर बैठे हैं और किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा रही। न किसी को गरीब होने की वजह से कमतर समझा जा रहा है, न किसी को दौलतमंद या साहिब असर रसूख की वजह से ज़्यादा इज्जत दी जा रही है। फिर ये कि दरबार में हर एक को सवाल करने की इजाज़त थी। जिसका जी चाहता उठकर नए हुक्मरान से सवाल कर लेता। इसी दौरान काजी साद उठे और कहने लगे, पर्दे गैब में बहुत सी चीज़ें पोशीदा हैं, नहीं मालूम कि अभी और क्या होना है। होशियार रहिए, अल्लाह से डरिए, इंसाफ कीजिए, सितम रसीदा और ज़रूरतमंद अफराद की बात सुनिए। लश्कर को जुल्म करने की आज़ादी न दीजिए कि नाइंसाफ़ी मनहूसियत लाती है। फातह सालार ने बड़े तहम्मुल से इन बातों को सुना और फिर यूं गोया हुआ, जो कुछ आप फरमाते हैं मैंने इसको कबूल किया, इसके मुताबिक काम करूंगा। हम खाना बदूश और गरीब लोग हैं, यहाँ की रस्मों से नावाकिफ़ हैं। अगर कोई नसीहत की बात हो तो कहला भेजने में हिचकिचाहट महसूस न कीजिएगा। नए हुक्मरान ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने फ़ौज को सख्त ताकीद कर दी कि किसी शहरी को न लूटा जाए और न परेशान किया जाए। निशापुर के शहरी अब पुरसकून थे। इन्हें यकीन हो गया था कि नया हुक्मरान जो कहता है वो करके दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ताहिर अली और आप देख रहे हैं HK दुनिया। ये हुक्मरान थे तुगरुल बेग मोहम्मद, दौलते सल्जोकिया के पहले फरमारवा, और आज हम आपको इन्हीं की दास्तान दिखाने जा रहे हैं। तुगरुल बेग मोहम्मद को तुगरुल बेग या तुगरुल बे भी कहा जाता है। आपका पूरा नाम रुकनुद्दीन अबू तालिब मोहम्मद बिन मिकाइल है। तुगरुल बेग मोहम्मद की ज़िंदगी पर नज़र डालने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सल्जोक कौन थे, सल्जोकियों की इब्तिदा कैसे हुई। इसके लिए हमें माजी की सिमत सफ़र करके 4वीं सदी हिजरी या 10वीं सदी ईस्वी में जाना होगा। माजी में सफ़र करके अगर दरिया सिंध के किनारे ख्वारज़म तक और फिर ख्वारज़म से फुरादा और दास्तान तक के इलाके पर नज़र डाली जाए तो खाना बदूश लोगों की एक कौम नज़र आती है। कहते हैं कि ये लोग कभी तुर्किस्तान और बालादे चीन के दरमियान एक बड़े पहाड़ी दर्रे में आबाद थे। बाद में ये लोग तुर्किस्तान में आकर बस गए। ये कौम हमें तहज़ीबो तमदन से नावाकिफ़ नज़र आती है। भेड़ बकरियां और घोड़े पालना इनका पेशा था। सादगी, मेहनत और जफाकशी इनका शौक़ था। भेड़ बकरियों के बालों या ऊन से इनका लिबास तैयार हो जाता था और इन्हीं जानवरों की खाल खैमे बनाने में काम आती थी। ये नस्लन अरब वाले नहीं थे, ये तुर्क थे। तुर्कों में भी 2 कबीले थे, ओगोज़ और दूसरे गज़।
जब गज़ तुर्क कबाइल पहाड़ी दर्रे से निकलकर तुर्किस्तान के इलाके में आबाद हुए तो तुर्क इलाके पर एक शख्स बैजू की बादशाहत कायम थी। गज़ कबीले की क़यादत एक बहादुर और जरी इंसान दुकाक या दकाक के हाथों थी। दुकाक को कुदरत ने मार, शुजाअत और दिलेरी जैसे औसाफ ही से नहीं नवाजा था, बल्कि वो बेहद ज़हीन और मामला फ़हम भी था और अक्सर मामलात में इसकी राय बहुत सही साबित होती थी। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से बैजू इसे बहुत अजीज़ रखता था और इसके मशवरे के बगैर कोई काम न करता था। दुकाक के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सल्जोक रखा गया। इन्हीं के नाम पर इनकी कौम सल्जोक कहलाने लगी। सल्जोक को इब्तदा ही से आला तरबियत मिली। शाही ख़ानदान के कुर्ब की वजह से लड़ाई के तमाम मरूजा फ़नून में महारत हासिल हो गई। सल्जोक ने जब जवानी की हदूद में कदम रखा तो दुकाक का इंतकाल हो गया। बैजू ने महसूस किया कि सल्जोक बहादुरी और जवां मर्दी जैसे औसाफ से मज़ीन होने के साथ शराफत और जहानत की दौलत से भी माला माल है। बैजू ने सल्जोक को अपने करीबी मुशीर का दर्जा दे दिया और इसे बाशी का लक़ब दिया, यानी कायदे लश्कर या सालारे फ़ौज। सल्जोक के बढ़ते हुए असरो रसूख और इस पर बैजू की मेहरबानियों को देखते हुए बैजू के दरबार के दूसरे उहदेदार और शाही ख़ानदान के लोग इससे हसद करने लगे। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। सल्जोक ने महसूस किया कि अब इनका बैजू के दरबार में रहना मुफीद ना होगा। चुनाचा वो अपने अहले खाना को लेकर जंद चले गए। जंद दरिया सिहुन के करीब एक बड़ा शहर था जो ख्वारिज़म से 10 दिन की मुसाफत पर था। इस इलाके पर अमीर नूह बिन मंसूर सामानी की हुकूमत थी। सल्जोक का जंद चला जाना इसके लिए और इसकी नस्लों के लिए एक नए दौर का आगाज़ था। तुर्किस्तान का बादशाह बैजू जंद वालों से हर साल खराज लिया करता था। सल्जोक जब यहाँ आए तो उन्होंने बैजू को खराज देने से इनकार कर दिया। बैजू को ये जिसारत बड़ी नागवार गुजरी। इसने जंग के लिए फ़ौज भेज दी। सल्जोक बड़ी दिलेरी से लड़े और बैजू की फ़ौज को मार भगाया। इस वाक़े से अतराफ़ की क़ुव्वतों को अंदाज़ा हो गया कि सल्जोकियों को ज़ेर करना आसान नहीं है। 382 हिजरी 392 ईस्वी में तुर्किस्तान के हुक्मरान शुएब-उद-दौला हारून बिन सुलेमान ने सामानियों के इलाके मावरल नहर पर हमला कर दिया। शुएब-उद-दौला बगरा खान के नाम से ज़्यादा मशहूर था। सल्जोकियों ने बगरा खान के ख़िलाफ़ सामानियों का साथ दिया और ऐसी बेजिगरी से लड़े कि बगरा खान और इसकी फ़ौज शिकस्त खाकर बाला साहून की तरफ भाग गई। बगरा खान की हुकूमत खासी वसी थी। इतने ताकतवर हुक्मरान को सल्जोकियों के हाथों शिकस्त खानी पड़ी तो दूर दूर तक सल्जोकियों की धाक बैठ गई। इस जंग के बाद सल्जोक का 107 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। सल्जोक के 5 बेटे थे जिनके नाम मिकाइल, इसराइल जिसे अरसलान भी कहते हैं, यूनुस, निहाल और मूसा। मिकाइल को अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। एक का नाम चुगरी बेग दाऊद और दूसरे का नाम तुगरुल बेग मोहम्मद था। तुगरुल बेग की पैदाइश कब हुई तारीख ये बताने से कासिर है, ताहम ख्याल ये है कि इनकी पैदाइश 990 से 995 के दरमियान किसी वक्त में हुई थी। वो अभी कम उम्र थे कि इनके वालिद मिकाइल एक जंग में लड़ते हुए जाँ बहक हो गए। उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इनके दादा सल्जोक का भी इंतकाल हो गया। अब सल्जोकी तुर्कों के एक हिस्से ने तुगरुल बेग और इनके भाई चगरी बेग को अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया। दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी। चगरी बेग ने हमेशा तुगरुल बेग की अताअत की थी। बगरा खान से जंग के बाद सल्जोकी जंद से बुखारा आकर आबाद हो गए। बगरा खान ने बड़ी कोशिश की कि तुगरुल बेग और चगरी बेग दोनों इसके पास आ जाएं ताकि वो दोनों को बेबस कर सके, लेकिन दोनों भाइयों में इतना अका था कि जब तुगरुल बेग बगरा खान के पास जाते तो चगरी फ़ौज की निगरानी करते और जब चगरी बगरा के पास जाते तो तुगरुल फ़ौज की निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। आखिर एक दिन बगरा खान ने तुगरुल को गिरफ़्तार कर लिया। चगरी की गिरफ़्तारी के लिए एक बड़ी फ़ौज भेज दी। चगरी बेग ने इस फ़ौज का डटकर मुकाबला किया
और बगरा खान की फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए। इससे मरहूब होकर बगरा खान ने तुगरल को रिहा कर दिया। इसके बाद तुगरल और चगरी दोनों भाई अपनी फ़ौज को लेकर जंग चले गए। इसके बाद तकरीबन 30 साल का अरसा तुगरल बेग और चगरी बेग ने खामोशी से गुजारा। वो अपनी कौम की क़यादत करते रहे, लेकिन दूसरे इलाके पर फ़ौज कशी की ज़रूरत महसूस न की। मावरन नहर के सल्जूकियों की क़यादत अरसलान के पास रही। ये वो ज़माना था कि जब दुनिया में मुसलमानों की कई हुकूमतें कायम हो चुकी थीं। मावरन नहर में सामानी हुक्मरान थे, जबकि इराक़ का पूरा मुल्क और खुरासान को छोड़कर बाकी ईरान बनु भुय्या के कब्ज़े में था, और शुमाली अफ्रीका में फ़ातिमी ख़ानदान की हुकूमत थी। जब सामानी हुक्मरान कमज़ोर हो गए तो गज़नियों का दौर हुकूमत आ गया। गर्ज ये कि मुसलमानों की क़ुव्वत मुजम्मा और यकजा नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ माज़ों पर बिखरी हुई थी। इन हालात में तुगरल बेग उठे और उन्होंने सिर्फ 24 साल के अरसे में एक वसी इलाके को इस्लाम के परचम तले मुत्तहद कर दिया और खिलाफत इस्लामिया का खोया हुआ वक़ार बहाल कर दिया। मई 1037 में तुगरल बेग ने सरखस के मैदान में एक जंग लड़ी, जिसमें कामयाबी के बाद इब्राहिम अनियाल माँ की तरफ से तुगरल के भाई नेशापुर पहुँचे और शहरियों को पैगाम दिया कि अताअत करते हो तो दरवाज़ा खोल दो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। शहर भर में इस पैगाम से खलबली मच गई। ताहम इस शर्त पर के शहरियों के जानो माल की हिफाजत की जाएगी, नेशापुर वालों ने अताअत करने का वादा कर लिया। जून 1038 में खुद तुगरल बेग नेशापुर पहुंच गए और वहां वो वाक़या पेश आया जिसका जिक्र हम इस वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। नेशापुर की फ़तह सल्जूकियों की तारीख़ में नहायत अहम मोड़ है। सल्जूकी अब तहज़ीब से नाआशना पहाड़ों में पलने वाली खाना बदूश कौम नहीं थी, बल्कि जहांगीरी और कशूर कशाई का अज़म लिए बहादुर और जफाकश अफराद की एक बहुत बड़ी जमात थी। इसे देखकर अब कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये वही कौम है जो गुज़श्ता 50 साल से बेखैमा और खाना बदूश कौम थी। सल्जूकियों की इस कामयाबी में इनके शानदार औसाफ का बड़ा हाथ था। ये ऐसी कौम थी जिसका बच्चा बच्चा फ़नून हरब का माहिर जफाकशी की ज़िंदगी से पूरी तरह आशना था। इसके सरदार लड़ाई में खुद पीछे रहकर सिपाहियों को आगे भेजने वाले न थे, बल्कि खुद पेश रहते थे। इनकी ज़िंदगी में कमाल का नज़्म ज़ब्त था। इनका ज़ाद-ए-राह मुख्तसर था और वो जंगों और बियाबानों में महीनों सफ़र कर सकते थे। मौसम की सख्तियाँ इनका कुछ न बिगाड़ सकती थीं और रास्तों के नशीबो फराजान इनका हौसला पस्त न कर सकते थे। 429 हिजरी में नेशापुर की फ़तह के बाद तकरीबन 4 साल तुगरल के लिए बेहद अहम और नाजुक नौइयत के हामिल थे। इसकी वजह यह थी कि इस अरसे में इन्हें आन नित नए हरीफों से उलझना पड़ा और मुख्तलिफ बगावतों को फ़र्द करने के लिए इक़दामात करने पड़े। बहुत जल्द खुरासान भी फ़तह हो गया। जब तुगरल बेग ने खुरासान फ़तह किया तो उन्होंने अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को जमा करके बाहिमी इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स दिया और सबसे मुत्तहद रहने का अहद किया। खुरासान की फ़तह के बाद तुगरल बेग मोहम्मद ने बगदाद में मौजूद अब्बासी खलीफा अल-काइम बअमरुल्लाह को एक ख़त लिखा। खलीफा ने ये ख़त पढ़कर न सिर्फ खुरासान पर तुगरल की हुकूमत को अपनी सनद अता की, बल्कि तुगरल को रुकनुद्दीन का लक़ब भी दिया। अमीर तुगरल बेग मोहम्मद ने नेशापुर के इंतज़ामात दुरुस्त करने के बाद अपने भाई इब्राहिम अनियाल को फ़ौज देकर जबाल की तरफ भेजा। इब्राहिम ने रे और हमदान के इलाके फ़तह कर लिए। दूसरी तरफ तुगरल ने जरजान और तबरिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। जरजान और तबरिस्तान की फ़तह के बाद तुगरल ने शुमाल का रुख किया, जहां उन्होंने ख्वारिज़्म की मुहिम में चुगरी बेग दाऊद की मदद की। इस जंग में सल्जूकियों को कामयाबी हासिल हुई। यहाँ से वापस आते हुए तुगरल रे वापस आए। कुछ अरसे बाद उन्होंने कज़ीन पर हमला किया और इसे फ़तह कर लिया। फिर हमदान की बारी आई और ये शहर भी तुगरल की अमलदारी में शामिल हो गया। 1048 ईस्वी में मावरन नहर की तरफ से गज़ तुर्कमानों ने तुगरल बेग के इलाके पर यलगार कर दी। तुगरल ने नहायत होशमंदी से काम लेते हुए इस लश्कर का रुख रूम की ईसाई हुकूमत की तरफ फेर दिया। इसके पीछे इब्राहिम अनियाल की क़यादत में सल्जूकी लश्कर रवाना हुआ।
गज़ तुर्कमान आर्मीनिया में घुस गए और रूम और अल जज़ीरा की सरहद पर वाक़े अहम मकाम मलाज़कर्द को फ़तह कर लिया। फिर वो बालादे रूम में दाखिल होकर त्राबज़ून तक के इलाके को पामाल कर चुके थे। रूमियों और रियासत अंजाज मौजूदा जॉर्जिया ने मज़ाहमत की, लेकिन जंग में गज़ तुर्कमान को फ़तह हासिल हुई। अंजाज का शाह कारीद गिरफ्तार हो गया, हत्ता के कस्तुनतुनिया सिर्फ 15 दिन की मुसाफत पर रह गया। कैसर रूम ने जब ये रंग देखा तो फ़ौरन अपने सफ़ीर दौड़ाए, जिन्होंने तुगरल बेग के पास पहुंचकर इन्हें कीमती तोहफ़े पेश किए और दरख्वास्त की कि बालादे रूम में सल्जूकियों की पेशकदमी रोक दी जाए और दोनों हुकूमतें मुआहदा कर लें। तुगरल बेग ने इस मौके पर अक्लमंदी का सबूत देते हुए कैसर की सफारत को कबूल कर लिया और बालादे रूम में सल्जूकियों के पेशकदमी रोक दी। यही नहीं बल्कि उन्होंने शाह कारीद को रिहा करने का हुक्म भी दिया। इस रहमदिलाना सलूक के शुक्रिया के तौर पर कैसर ने कस्तुनतुनिया में मस्जिद आबाद करने की इजाज़त दे दी। मस्जिद अस-सर-ए-नूह तामीर की गई। मुसलमान वहाँ आज़ादी के साथ नमाज अदा करने लगे और तुगरल बेग का खुतबा पढ़ा जाने लगा। इस जंग की बदौलत सल्जूकियों को एक तरफ बहुत सा माले गनीमत मिला, दूसरी तरफ इनके सियासी असरात आज़रबाईजान, आर्मीनिया और मगरबी फ़ुरात तक पहुँच गई। इसके बाद तुगरल ने अस्फ़हान को भी अपना मुईत बना लिया। 446 हिजरी में तुगरल ने एक बड़ी फ़ौज के साथ आज़रबाईजान पर चढ़ाई कर दी। वहाँ की हुकूमत ने इजहार अतात किया। तुगरल के नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। इसी साल मौसल वालों ने भी तुगरल की अतात कबूल कर ली और यहाँ भी तुगरल का खुतबा जारी हो गया। इसके बाद तुगरल शिराज, जंजा और दियार बक्कर को भी मस्कर कर चुके थे। तुगरल बेग ने खलीफा कायम बामरुल्लाह से अपने ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत करने की गर्ज से अपनी भतीजी चगरी बेग की बेटी खतीजा अरसलान खातून की शादी खलीफा कायम बामरुल्लाह से कर दी। मुहर्रम 445 हिजरी में निकाह हुआ और शाबान में रुखसती अमल में आई। मुहर्रम 447 में तुगरल ने ऐलान किया कि मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। इसी ज़माने में कुछ लोगों ने अब्बासी खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिश की। खलीफा ने तुगरल बेग को हुक्म दिया कि वो बागियों की सरकूबी करे। तुगरल ने हमदान से कूच किया और इराक़ और कुर्दिस्तान की सरहद पर पड़ाव डाला। खलीफा की ख्वाहिश थी कि सल्जूकी इराक़ में आ जाएं। 22 रमज़ानुल मुबारक 447 को जुमा के दिन बगदाद के मिंबरों पर तुगरल का खुतबा पढ़ा जा रहा था। अब तुगरल ने दारुल खिलाफा आने की इजाज़त तलब की, जो खुशी से दे दी गई। तुगरल 25 रमज़ानुल मुबारक 447 को बगदाद पहुँचे और बाबुल शामिया पर क़याम किया। फिर खलीफा की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक़्त तुगरल खुरासान से बगदाद तक के इलाके पर हुक्मरान थे, लेकिन ये खिलाफत का एहतराम था कि तुगरल खलीफा के सामने निहायत अदब से खड़े थे। 448 हिजरी को फिर कुछ बगावतें हुई। 10 ज़ीक़अद 448 को तुगरल बगदाद से मौसूल रवाना हुए, जहाँ एक शख्स बसासरी फितना अंगेज़ों में मसरूफ़ था। बसासरी भाग कर अल रजा चला गया। तुगरल ने मौसूल, सजार और जज़ीरा इब्न उमर फतह किया। इन शहरों को मस्खर करने के बाद तुगरल 50 ज़ीक़अद 449 को अब्बासी खलीफा कायम बामरुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। इनके लिए खसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। खलीफा ने इन्हें ताज और ज़री इमामा पहनाने का हुक्म दिया। गले में हार डाला गया। 7 पर्चों की खुलत अता की, जिसमें 7 वलायतों की तरफ इशारा था। कमर में ज़रनिगार तलवार बांधी गई। इस मौके पर खलीफा ने तुगरल को अल मलिक अल मशरिक़ व मग़रिब, यानी मशरिक़ व मग़रिब का बादशाह का खिताब दिया। इसके बाद 1 साल तक तुगरल कुछ दाखिली तनाज़ात में उलझे रहे। इससे फ़ायदा उठाकर बसासरी ने फिर बगावत की। तुगरल एक बार फिर लश्कर लेकर बगदाद की तरफ चले। खलीफा खुद इनके इस्तकबाल के लिए आए। एक तलवार नायत की। 25 ज़ीक़अद 451 को तुगरल शहर बगदाद में दाखिल हुए। इनके खैर मकदम के लिए पूरा शहर उमड़ आया था। तुगरल ने खलीफा के खच्चर की लगाम अपने हाथ में ली और साथ साथ पैदल चलते हुए खलीफा के मखसूस कमरे तक गए। ये इस अजीम सपा सालार की शान थी कि वो एक वसी मुमलकत पर हुक्मरान होने के बावजूद खिलाफत के एहतराम में खलीफा के खच्चर की भाग थामे पैदल चल रहा था।
बहुत जल्द बसासरी की बगावत को कुचल दिया गया। अब ममलकत इस्लामिया अमन व चैन में था। खिलाफत को वही शान और शौकत हासिल हो गई थी जो पहले हासिल थी। 452 हिजरी में तुगरुल को एक सदमे से दो चार होना पड़ा। इनकी अहलिया जंजान में इंतकाल कर गईं। इसके अगले साल तुगरुल ने खलीफा को पैगाम दिया कि वो अपनी बेटी की शादी तुगरुल से कर दें ताकि इनका ताल्लुक भी हाशमी ख़ानदान से हो जाए। ये ऐसी इज्जत की बात थी जो पहले बड़े से बड़े फरमा रवा को हासिल न हो सकी थी। खलीफा ने सोच विचार के बाद अपनी बेटी सैयदुल निसा का निकाह तुगरुल बेग से करने की इजाज़त दे दी। शाबान 454 में निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। रबीउल अव्वल 455 में तुगरुल रे की सिमत रवाना हुए। रे पहुंचकर वो अचानक बीमार पड़ गए। कहते हैं कि इस ज़माने में सख्त गर्मी पड़ रही थी। तुगरुल बेग ने रे से बाहर वाक़े एक गाँव मलजर शत में क़याम को तरजीह दी कि वहाँ का मौसम कदरे ठंडा था। इस गाँव में अचानक तुगरुल की नकीर फटने से खून बहने का ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि किसी तरह न रुका। रमज़ानुल मुबारक की 8 तारीख 455 हिजरी 4 सितंबर 1063 ईस्वी को इस अजीम सल्जूकी फरमा रवा ने इस दुनिया को खैराबाद कह दिया। इन्हें रे में सुपुर्द खाक किया गया जो आजकल तेहरान कहलाता है। अगर आपको सल्जूकी सल्तनत के पहले फरमा रवा तुगरुल बेग मोहम्मद की दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।